हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशा एंड आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर 1 पढ़ा रही थी। मैं लास्ट वीडियो में आपको मैंने आधा चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। अब आधे से शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास ये वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी कर सकें। क्लास 8 के बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। बाकी के और लोग भी इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं नॉलेज के लिए, या किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट पेपर जो होते हैं, गवर्नमेंट पेपर, बीएड का पेपर हो गया, वो जो केवीएस के पेपर होते हैं, इसमें एनसीईआरटी मस्ट होती है, पेपर में आती है, सिलेबस में होता है, तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। मतलब जो इतिहास है, अतीत है, कैसे, कौन सी चीज कैसे हुई थी, कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी। तो इस लेसन का नाम इसलिए है कैसे, कैसे चीजें घटित होती थी पास्ट में, और कब होती थी और कहाँ होती थी। तो हमने औपनिवेशिक बात तक पढ़ लिया था कि औपनिवेशवाद क्या होता है। अंग्रेज अपने अनुसार सोचते थे कि लोग उनके अनुसार काम करें, पर ये तो बहुत गलत था। जो हमारा आज की जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, उसमें क्या होता है, लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, वो लोकतांत्रिक सरकार होती है। मतलब डेमोक्रेटिक सरकार होती है, जो जनता द्वारा चुनी जाती है। पर अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा नहीं था। उनकी शासन में कैसा था कि अंग्रेज जो चाहते थे वो लोगों से करवाते थे, टैक्स वसूल करते थे, अपनी मनमानियां करते थे, चाहे लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। पर ये चीज ठीक नहीं थी। औपनिवेशिक क्या होता है अब पढ़ेंगे हम। इस किताब में आप पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 8 की क्लास में इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम इस बुक में क्या पढ़ेंगे। येलो हो रखा है, रेड ले लेते हैं कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता। और स्थानीय मतलब जो ही स्टेट वाइज जो राजा होते हैं ना, हर स्टेट का अलग होता है। स्थानीय नवाब राजाओं को कहते हैं, नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। यानी कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, यानी कि व्यापार, यानी कि मार्केट हो गई, बाजार हो गए, उस पर कैसे अपना कंट्रोल स्थापित किया। जैसे कि हमारे आसपास की मार्केटें होती है या साप्ताहिक बाजार होते हैं, उस पर कोई भी सरकार अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, जैसा वो चाहे वैसे सामान बिकवाए, उतने पैसों में बेचना है, टैक्स वसूल करें दुकानदारों से। तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था इसे कहते हैं। मतलब काम धंधे से रिलेटेड जो चीजें होती है उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। और आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, मतलब कंट्रोल स्थापित कर लिया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। अपने सारे खर्चे मतलब अपने प्राइवेट जो खर्चे होते थे ना उनको, तो वो भी वो क्या करते थे, अपनी अर्थव्यवस्थिक दृष्टि से समाज के लोगों से वसूल कर लेते थे। कैसे वसूल करते थे, राजस्व से वसूल करते थे। राजस्व किसे कहते हैं, टैक्स को। राजस्व किसे कहते हैं, टैक्स को। टी ए और टैक्स, समझ आ गया होगा आपको। टैक्स से शामिल कर दे। अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, यानी कि वो अंग्रेज क्या करते थे, अपनी जरूरत की जो चीजें होती थी सस्ते दामों पर खरीदते थे, और जब उसे उस चीज को बेचना होता था तो महंगे दामों पर अपनी मन मर्जी से बेच दिया करते थे। अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। यानी कि अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदते थे। निर्यात के लिए, निर्यात मतलब चीज सामानों को भेजना दूसरी जगह पे व्यापार करने के लिए। निर्यात की आयात होता है आने वाली चीजें, और निर्यात होता है भेजने वाली चीजें। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, यानी कि
निर्यात के लिए मतलब सामान, जो भी सामान बेचना चाहते थे व्यापार के लिए, उसके लिए क्या करते थे, फसलों से पैसे कमाते थे, फसलें उगाते थे। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। तो इस लेसन में आप पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण क्या क्या चेंजेस आए, किस किस में, यहाँ की मूल्य मान्यताओं, जिस चीजों को लोग मानते थे, पसंद नापसंद रीति रिवाजों व तौर तरीकों में बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आए, फिर इन चीजों के कारण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मतलब राज्य से रिलेटेड, जो राज्य में जो चीजें होती हैं, आर्थिक मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, पैसे से रिलेटेड, टैक्स वसूल करना, राजस्व वसूल करना, इसे आर्थिक बोलेंगे, नौकरी करना। और सामाजिक होता है, समाज की दृष्टि से लोग मिलजुल कर रहते हैं, सामंजस्य उठाकर रहते हैं, सामाजिक दृष्टि होता है, समाज में ये चलता है वो चलता है, कहते हैं ये परंपरा होती है। सांस्कृतिक बदलाव होता है, हमारी संस्कृति इस तरीके की, हम हिंदू धर्म में ये चीज अपनाते थे, ब्राह्मणों में ऐसा होता है, मुस्लिमों में सांस्कृतिक तो संस्कृति जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण। मतलब कि जैसे कि अंग्रेज अपने अनुसार काम कराते थे, उस टाइम में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव होते थे, उसे कहते थे औपनिवेशीकरण, मतलब दूसरों के अकॉर्डिंग चलना, औपनिवेशीकरण। तो ये चीज ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, औपनिवेशीकरण। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि आप देखेंगे कि जो सारे वर्ग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, एक ही ढंग से इस चीज को अनुभव नहीं करते। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया। इस किताब को क्या नाम दिया गया है, हमारे अतीत। इसीलिए क्योंकि अलग अलग धर्मों के अलग अलग सोच है, अलग अलग लोगों के, अलग अलग वर्ग के लोगों की, जाति के लोगों की अलग अलग सोच है। इस तरह अब ये जो बॉक्स दिया गया है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ लेनी चाहिए। मैं बताती हूँ आपको। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट सन 1946 में, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। यानी कि 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार थी, वो शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत, जो सिपाही थे नौसेना के, जो सिपाही थे जहाज के, उसे कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी, उनके कुछ नमूने इस प्रकार है। जैसे बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। यही है कि पता लगा कि नौसैनिक जहाजों पर कब्जा होने वाला है। सन 1946 में ये बात पता चली। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हम किस तरह जानते हैं के बारे में, हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का प्रयोग करते हैं। 250 साल के पहले का इतिहास जाने तो हम किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं, किन चीजों का स्रोतों का प्रयोग करते हैं, और किन चीजों का प्रयोग करते हैं जो जो चीजें हमें मिली हैं, या फिर जैसे कोई जानवर मिला है, घोड़े मिले हैं, कोई पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं कि राजा इस तरीके से चलता होगा, ये काम करते होंगे, ये होता होगा। पहले क्या सोचते थे कि इतिहास सिर्फ तिथियों के बारे में जानना इतिहास होता है, और ये गलत भी नहीं है, सही है। ये बात तो सही है कि इतिहास डेट्स वगैरह याद करनी पड़ती है इतिहास में, पर आज के टाइम में जो इतिहास ने जो बुक्स लिखी है वो सिर्फ डेट्स के अकॉर्डिंग नहीं है। पहले टाइम में क्या होता है, लोग क्या करते थे, आजकल की जो रोजमर्रा की जिंदगी है कि क्या बोलते हैं, खाने के लिए कैसे चाहिए, नौकरी के लिए क्या होना चाहिए, तो ये सब अतीत से जोड़कर हम देखते हैं, तो हमें उसमें आसानी होती है चेंजेस लाने में, ताकि हम आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकें। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन वही होता है जो सरकार जिसकी सरकार बनती है, जैसे हमारी मोदी सरकार है, तो एक प्रशासनिक है ना, ये प्रशासन मतलब पूरा सिस्टम बोलते हैं उसके से, क्या कहते हैं, सिस्टम। प्रशासन को क्या कहते हैं, सिस्टम। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार सरकारी रिकॉर्ड जो होते हैं ना, आजकल भी कहते हैं सरकारी रिकॉर्ड्स में ये लिखा है वो लिखा है,
महत्वपूर्ण साधन होते थे। इसमें जो लिखा होता था वही लोग अपनाते थे, उसी को मानना होता था। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेज तो पता ही क्या होते थे, इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, लिखकर चीजों को इंपॉर्टेंस देते थे। तो उस टाइम पे चालू हो गई थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ठीक है, यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसी बात के लिए निर्देश दिया, ये होना चाहिए, कोई योजना बनाई, कोई प्लानिंग करी, या नीतिगत फैसले, कोई भी नीति बना दी है समाज के लिए, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना, किसी चीज की जांच होनी चाहिए, उसको लिखा होता था एक कॉपी में कि वो निर्देश मानने हैं सरकारी रिकॉर्ड्स में। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था। मतलब लिखे हुए जो रिकॉर्ड होते हैं उसको पता है आपने, वो स्थायी हो जाते हैं, उसका बहुत अच्छे से पालन हो सकता है, उसकी जांच हो सकती है, इसीलिए वो इसको इम्पोर्टेंट मानते थे। और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है, वही डिबेट्स हो सकती है उसके ऊपर कि क्या बोलते हैं, सही है गलत है, क्या करना चाहिए लोगों की। तो ये जो मैंने बताया आपको, अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते क्या हुआ, ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, सरकारी रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना, जिसके अनुसार हम कार्य करते हैं, सरकारी कार्यों की जो जांच वाच की जाती है उसे कहते हैं प्रतिवेदन। पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। अंग्रेजों को लगता था कि जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, फाइलें हैं, पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। आजकल भी तो रखते हैं, तो बहुत, इसका मतलब ये पुराने समय से चली आ रही है कि नहीं, ये चीजें जो है कि ये काम होने चाहिए, निर्देश होने चाहिए। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। क्या बनवा दिए, अभिलेख कक्ष, जहाँ पे चीजें को संभाल के रखा जाता था। संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। मतलब इन चीजों के रिकॉर्ड रूम कहाँ पे होते थे, तहसील के दफ्तर में होते थे रिकॉर्ड रूम, सरकारी जो रिकॉर्ड्स होते थे। कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, जिसे बोलते हैं आर्काइव, और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। यानी कि इम्पोर्टेंट जो दस्तावेज होते थे बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, यानी कि यहाँ पे अभिलेख मतलब जो लेख लिख कर रखे जाते हैं ना, कोई भी चीज को लिख के रखा जाता है उसे बोलते हैं अभिलेखागार। यहाँ पे संग्रहालय टाइप का जो होता है, लाइब्रेरी बोल देते हैं, संग्रहालय संस्थान बनाया गया जहाँ पे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, दस्तावेज रखे जाते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। 19वीं सदी के स्टार्टिंग में क्या हुआ, प्रशासन जो होता है, सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता था, एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए, जो एक जगह से दूसरी जगह जो पत्र भेजे जाते थे, लेटर भेजे जाते थे, या फिर ज्ञापन होता है, वही एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं पेपर में, छपाई वाली जो चीजें होती है, जो एक पेपर में छपी हुई जो चीजें होती हैं, पत्र पत्रिकाएं जो भी है, वो आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। आज भी हम देख सकते हैं लाइब्रेरियों में, संग्रहालय में, म्यूजियम होता है वहाँ पे, ये अंडरलाइन कर लेते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं हम, जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए गए, जिला अधिकारी जो तैयार करते हैं नोट्स रिपोर्ट्स अपने अकॉर्डिंग, उन्हें भी हम पढ़ सकते हैं, उनके विचारों को हम जान सकते हैं। और ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। और उसके ऊपर जो बैठे, उससे ऊपर जो अफसर होते हैं ना, मतलब जो अधिकारी, जिला अधिकारी से ऊपर जो अफसर होते हैं, उनके द्वारा भेजे गए प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश सुझाव हम देख सकते हैं। जिलाधिकारी, प्रांतीय अधिकारी, जिलाधिकारी सबसे छोटा होता है, उसके बाद प्रांतीय अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी हो गए ना, उनके सुझाव ये दे सकते हैं। 19वीं ये अंडरलाइन कर देते हैं।
टेढ़ा हो रहा है ये। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। 19वीं सदी के शुरुआती ये सदी के गलत हो गई, थोड़ा टेढ़ा हो गया। इसको अंडरलाइन करके सही है। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशन वीसी के माहिर लिखते थे। उन्हें क्या लिखते थे? खुशन वीसी एक नाम है, पढ़ेंगे आगे हम। उन्हें खुशन वीसी के माहिर लिखते थे। खुशन वीसी किसे कहते हैं? सुलेखन वीस, लेख लिखने वाले होते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। खुशन वीस क्या होते हैं? उन्हें खुशन वीसी के माहिर लिखते थे। खुशन वीसी या सुलेखन वीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई, अभी आगे पढ़ेंगे, ये कॉलम में जो दिया गया उसे पढ़ते हैं। कराची में क्या दिया गया है? 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। ये किसने लिखा है? डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, भारत सरकार द्वारा है। ये गृह राजनीतिक, ये फैक्ट्स हैं, आपको ऐसे ही समझने हैं, पेपर में वैसे आते नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना। चित्र 4 है ये। इसमें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। ये जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाई गई थी। जब दिल्ली का निर्माण हुआ था, नई दिल्ली या न्यू दिल्ली है आज जो हम जहाँ पे रहते हैं, तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए। जहाँ वायसराय रहता था ना, उसी के घर के नजदीक बनाए गए। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कि सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। यानी कि अंग्रेजों के टाइम पे इन चीजों का कितना महत्व था, क्योंकि इनके घर के पास ही होते थे ये राष्ट्रीय संग्रहालय और क्या, राष्ट्रीय अभिलेखागार। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार। आगे चलते हैं। तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। यानी कि छपाई स्टार्ट हो गई थी। अभिलेखों में संग्रहालयों में चीजें लिख कर रखा जाने लगा, तो टेक्नोलॉजी आ गई। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही के लिए कोई भी कार्यवाही करनी होती थी सरकार के अकॉर्डिंग, तो दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। कि वो जैसे हम फोटो कॉपी करके आजकल रख लेते हैं ना, तो कुछ जो ओरिजिनल होती थी वो संग्रहालय में संभाल कर रखी जाए ताकि उसका काम आ सके, कभी कोई इम्पोर्टेंट पड़ जाए। ये चित्र जो 5 है, शरीफे का पौधा है। ये 1770 का दशक में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। अंग्रेजों के द्वारा वनस्पतिक उद्यान, वनस्पतिक जो चीजें होती है, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों में पौधों के नमूने लिए जाते थे। शरीफा का पौधा हो गया, कुछ अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, कैक्टस का हो गया, या कुछ भी ऐसे
उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे जो उस जगह पे रहते थे, ताकि उन्हें अच्छे से उनके बारे में नॉलेज होती थी। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता था। अब करते हैं सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण में सर्वे करना कि कहाँ पे क्या होता था, कैसे कैसे होता था। तो सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। औपनिवेशिक मतलब अंग्रेज अपने अनुसार काम करवाते थे, ये सब टैक्स वसूल करते थे, औपनिवेशिक काल से करते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। जैसे किसी देश पे हमें अपना कब्जा स्थापित करना है तो उसके बारे में हमें उसके मैप की जानकारी तो होनी चाहिए ना, तभी तो हम किस किस क्षेत्र पे हमें कब्जा करना है और क्या से क्या करना है तो हमें पता, तो उसके बारे में नॉलेज तो हमें होनी चाहिए ना। तो अंग्रेजों का ये मानना था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। जैसे कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि सिलेबस में क्या आएगा, मतलब सब पूरा हॉल पता होना चाहिए कि यूपीएससी क्यों बनना चाहते हैं। आप देश को संभालोगे कैसे, थोड़ी ना सिर्फ बुक्स पढ़ लिया हो गया। तो आपको बाहर की चीजें पता होनी चाहिए, जीके की नॉलेज होनी चाहिए और अवेयर होना चाहिए अपने आसपास से। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। यानी कि नक्शे को तैयार करने के लिए पहले सर्वे करना पड़ेगा, तभी तो नक्शे बनेंगे ना। तो सर्वे किया जाने लगा 19वीं सदी में। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। राजस्व के लिए वही टैक्स वसूल करने के लिए सर्वे किया गया। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। सर्वेक्षणों में क्या होता था? धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता है सर्वेक्षण में कि किसी जगह की धरती कैसी है, धरती की सतह कैसी है, मिट्टी अच्छी है या नहीं है, उसकी गुणवत्ता गुण कैसे हैं उसके, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे कैसे हैं, जीव जंतु कैसे हैं, स्थानीय इतिहास कैसा था जिस टाइम पर जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे उसका इतिहास क्या रहा है, फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, अंग्रेजों की राय में इलाके का शासन चलाने के लिए, किसी भी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जैसे आज के टाइम में भी होती है, हर 10 ईयर्स के बाद क्या होता है, जनगणना होती है, ताकि पता लगाया जा सके कितने लोग, जन्म दर क्या रही, मृत्यु दर क्या रही, हर डेकेड्स में, मतलब 10 साल में। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और वायसराय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। जनगणना के बारे में, जनगणना से क्या होता था, भारत के सभी प्रांत में जो रहने वाले लोगों की संख्या पता चलती है, तो जनगणना से उनकी जाति का पता चलता है। इलाके और व्यवसाय के बारे में, मतलब क्या व्यवसाय करते हैं लोग, ज्यादातर जानकारी इकट्ठा की जाती है। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण भी होता है, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी होता है, पुरातत्वीय सर्वेक्षण भी होता है और मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण किए जाते हैं। इसके अलावा इस सर्वेक्षण में बताए गए हैं ये एक्स्ट्रा में। 10 साल में जो होता है जनगणना वाला, वो तो होता ही है। अब आता है अधिकृत रिकॉर्ड्स। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता था? अधिकृत मतलब, अधिकृत शब्द आजकल किसे बोलते हैं, जैसे किसी जगह पे कब्जा करके कोई चीज बना ली जाती है ना, मतलब अधिकृत कॉलोनी होती है जो
जिसमें इसका कोई सरकारी वो नहीं होता, मतलब कोई सरकारी रजिस्ट्री नहीं होती, सरकारी जगह पे जो बना लेते हैं। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। चलिए याद करते हैं। अधिकृत रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी, आगे पढ़ेंगे उसमें। ये चित्र जो दिया गया है वो क्या है, चित्र से बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। आपको दिख ही रहा होगा, मानचित्र का कार्य चल रहा है और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जेम्स फ्रेंसिप द्वारा बनाई गई तस्वीर है ये 1832 में। मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। ये जो है ना, ये उपकरण कैसे होते थे, तैयार होते थे, उपकरण हो गए, ये भी सब उपकरण है। मैप बना रहे हैं तो ये सब देख लो आप, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोही। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। यानी कि जो पिक्चर दी गई है इससे हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है कि चित्रकार कैसे थे, इसमें क्या किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं, बर्तन वर्तन बना रहे हैं, उपकरण से कुछ शायद युद्ध कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है युद्ध ही हो रहा है, घोड़े पर सवार है एक राजा। तो 1857 के इससे पता चलता है कि हिंसक लोग थे, आक्रामककारी लग रहे हैं देखने में। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। इस तस्वीर के नीचे क्या लगा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। क्या थी? अंग्रेजों की नजर में क्या थी? जनता लालची थी, दुष्ट थी और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। रिकॉर्ड है, इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी। इससे हमें पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी। ये तो बहुत थ्योरी लाइन हो गई है। इससे पता चलता था कि जो सरकारी अफसर है क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं। यानी कि अपने देश के बारे में पता लगा सकते हैं हम कि हमारे देश के लोग कैसे सोचते हैं, किन चीजों में उनका दिलचस्पी है, पर ये नहीं हमें दूसरों को ही पता चलेगा, हमें अपनों का बारे में ही तो पता चलेगा ना, दूसरों को क्या पता। और उनकी कार्यवाही अब आगे पढ़ेंगे। अब ये जो पिंक वाले बॉक्स में दिया गया इसे पढ़ लेते हैं। इंसानों के खाने के लायक नहीं है। क्या नहीं है? अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। पुलिस की हड़ताल हुई थी ना 1946 में, एक खबर दी गई है कि क्या नहीं है इंसानों के खाने के लायक, खाना बताया गया इसमें। दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो हमारे लिए खाना आता है पुलिस लाइन से, वो
खाने के लिए नहीं, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। बचाए रखना चाहते थे, पीछे का आधा है। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, अभी हमने ऊपर पढ़ा, और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते होंगे, तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना, यानी कि और चीजों में सरकारी रिकॉर्ड्स में पता चल जाता है क्या क्या चीजें हैं, बिल्कुल सही। सरकारी रिकॉर्ड्स के मामले में मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड्स तो स्थायी होते हैं ना। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाले लोकप्रिय पुस्तकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पुस्तिकाएं जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, यानी कि प्रिंटेड चीजें जो शुरू हुई, यानी कि छपाई शुरू हुई, बुक्स में छपाई स्टार्ट हो गई, बुक छपाई मिलने लगी। पहले तो हाथ से कलम से लिखा जाता था, जैसे जैसे छपाई स्टार्ट हुई तो क्या हो गया, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। छपाई की तकनीक फैली, ये जो है अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर बहस होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखना शुरू कर दिया किताबों के माध्यम से। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे, यानी कि जो पढ़ना लिखना जानते थे वही तो ये सब लिखेंगे बुक्स में, किताबों में। उनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजरे। पढ़े लिखों के बारे में तो पता चल जाता है, किताबों के माध्यम से छपाई स्टार्ट हो गई, तो अनपढ़ों के बारे में कैसे पता चलेगा। किसान हो गए, बावर्ची हो गए, जैसे कि आदिवासी हो गए, किसान हो गए, खदानों में काम करने वाले हो गए, लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब होते हैं, उनके अनुभव का पता नहीं चलता। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं कि ये गरीब लोग वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं थे। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। अब ये जो कॉलम में दिया गया ऊपर का कंटिन्यू है। पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक खा नहीं सकती, मतलब खाना इंसान के खाने लायक नहीं था। ये जो प्रिंट आउट दिया गया है किसी अखबार के एक हेडिंग का है कि हिंदुस्तान टाइम्स से अखबार आता था, वो आजकल भी आता है, 22 मार्च 1946 के अखबार में है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब ये जो क्वेश्चन आंसर है जो अभ्यास के है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप तैयारी भी कर पाएँ। और आपको बहुत आसान तरीके से मैंने ये चैप्टर समझाया, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को भेजें। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर, कमेंट भी करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।